इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू को पढ़ेंगे। इससे पहले हम टिश्यू चैप्टर के फाउंडेशन, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ चुके हैं। देखिए, हमारे शरीर में मूवमेंट तब होती है जब मसल सेल्स एनर्जी को फोर्स में बदलते हैं। पर मसल्स का काम सिर्फ मूवमेंट कराना नहीं होता। मसल्स ब्लड को पंप भी करता है। मसल्स फूड को आगे बढ़ाता है। मसल यूरिन को बाहर निकालता है और मसल पोस्चर को मेंटेन करता है। इसलिए जो मसल टिश्यू है वह फोर्स प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है। देखिए, जो मसल सेल्स होती हैं उनको मसल फाइबर बोला जाता है और ये मसल फाइबर्स या मसल सेल नॉर्मल सेल से अलग होती है। देखिए, ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होते हैं और इसके साथ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक मसल फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और ये प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल्स में होती है। इसके अलावा मसल्स फाइबर में सार्कोलेमा होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके अलावा जो सार्कोप्लाज्म होता है वो होता है मसल सेल का प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा इसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स का काम करते हैं। देखिए, ये एक मसल फाइबर या एक मसल सेल है। इसके अंदर ये होते हैं मायोफाइब्रिल्स और इन मायोफाइब्रिल्स के बीच में मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और एक मसल फाइबर की जो आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा और इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। देखिए, मसल सेल लंबी इस वजह से होती है ताकि ये फोर्स को जनरेट कर सके और फोर्स को ट्रांसमिट कर सके। मसल इज डिजाइंड फॉर पुलिंग नॉट पुशिंग, यानी कि मसल को पुल करने के लिए, खींचने के लिए बनाया गया है, न कि पुश करने के लिए। देखिए, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जो मसल्स होती हैं उसमें मेनली दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। और ये दोनों सार्कोमर में अरेंज्ड होते हैं। जैसे ये एक मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल यानी कि जो मसल फाइबर है उसकी एक यूनिट है, उसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एक सार्कोमर। ठीक है, तो ये एक सार्कोमर हो गया। इसके अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ये मायोसिन प्रोटीन है और ये एक्टिन प्रोटीन है और ये एक दूसरे से कुछ इस तरह अरेंज्ड होते हैं। ये कंडीशन है रिलैक्स्ड मसल की, यानी कि जब मसल्स में कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है तब। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले मसल फाइबर के पास नर्व इम्पल्स आता है, यानी कि सिग्नल आता है और उसके बाद इसमें कैल्शियम रिलीज होता है और उसके बाद मायोसिन जो है वह एक्टिन से बाइंड करता है। देखिए, ये मायोसिन है और इसके जो हेड है, मायोसिन के हेड, ये बाहर की तरफ है और जब नर्व इम्पल्स आता है और यह
मायोसिन हेड एक्टिन से बाइंड कर लेता है और फिर यह इसको अपनी ओर अंदर की तरफ खींचता है और इसके बाद जब यह एक्टिन से बाइंड करके इसको अंदर की ओर खींचता है तब इसके हेड अंदर की तरफ आ जाते हैं। यानी कि इस कंडीशन में मायोसिन हेड एक्टिन को पकड़कर अंदर की ओर फोर्स जनरेट करता है और उस वजह से इन दोनों के बीच में एक स्लाइडिंग होती है और जो सार्कोमर है वह छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये सार्कोमर की लेंथ इतनी है और जब फोर्स जनरेट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तब सार्कोमर इतना रह जाता है। यानी कि यहाँ पर जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन के साथ जुड़कर इसको अंदर की ओर खींचती है, जिस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसके हर स्टेप में एटीपी रिक्वायर्ड होती है। देखिए नेचर ने 3 अलग-अलग कामों के लिए 3 अलग-अलग तरह की मसल्स डिज़ाइन की है। क्वेश्चन यह नहीं है कि ये कितनी टाइप की है, क्वेश्चन यह है कि हर टाइप दूसरे टाइप से अलग क्यों है और कैसे अलग है। सबसे पहले स्केलेटल मसल को समझते हैं। देखिए ये मसल्स लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है और इसमें बैंड्स होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? इसमें लॉन्ग फाइबर्स होते हैं क्योंकि ज़्यादा फोर्स जनरेट करने के लिए फाइबर्स की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ये मल्टीपल न्यूक्लियाई के होते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन को बना सकें और इनमें बैंड्स होते हैं ताकि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन कर सकें। इसलिए स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल सार्कोमर्स में परफेक्टली अलाइंड होती है और इसी वजह से इनमें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, पावरफुल मूवमेंट और प्रिसाइज कंट्रोल होता है। यही मसल्स बोन को खींचती है। अब मसल फाइबर्स के फंक्शन को समझिए। देखिए मसल फाइबर्स में स्ट्राइशंस होते हैं और ये स्ट्राइशंस होते क्या है? असल में ये एक मसल फाइबर्स में बंडल्स होते हैं, जो सार्कोमर्स जिनको हम बोलते हैं। अब ये स्ट्राइशंस हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और एग्जैक्ट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से जो स्केलेटल मसल है वह दौड़ सकती है, लिख सकती है और बोल सकती है और यह फेशियल एक्सप्रेशन शो कर सकती है। अब सवाल आता है कि ये मसल्स किसके कंट्रोल में होती है? तो देखिए मसल्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। सबसे पहले ब्रेन सिग्नल देता है, फिर यह सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स में जाता है और उसके बाद यह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है, जहां पर न्यूरॉन और मसल्स आपस में जॉइंट होते हैं और उस जंक्शन पर एसिटिल कोलाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखिए जब मसल फाइबर फेल होते हैं तब बॉडी में पेन, क्रैम्प्स या पैरालिसिस या कि फिर मसल वास्टिंग जैसी कंडीशन बनती है। इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मसल्स होती है वो जल्दी थकने लग जाती है। इसको माइस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं। देखिए जो स्मूथ मसल्स होती है यह दिखने में छोटी और स्पिंडल शेप की होती है
यानी कि इस तरह की। और इसमें न्यूक्लियस भी सिंगल होता है और इसमें जो स्ट्राइएशंस होते हैं वो नहीं होते। स्ट्राइएशंस यानी कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के की जो अरेंजमेंट होती है, जो ये धारियाँ होती हैं, इनको स्ट्राइएशंस बोलते हैं। और स्मूथ मसल्स में ये नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो और सस्टेन्ड होना चाहिए। और अगर इसमें स्ट्राइएशंस होती तो इसमें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता और ये मसल्स जल्दी थक जाती। लेकिन क्योंकि इंटेस्टाइन, यूट्रस या कि फिर वेसल्स को धीरे, लगातार और घंटों तक काम करना होता है, इसलिए यहाँ पर सार्कोमर्स जो है वो लूज अरेंजमेंट में होते हैं और इस वजह से जो स्ट्राइएशंस हैं वो दिखाई नहीं देती। स्मूथ मसल का काम होता है फूड को आगे बढ़ाना, ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल करना, एयरवे को खोलना या कि फिर बंद करना और यूरिन, सीमन या फीटस को मूव कराना। असल में यह मसल लाइफ प्रोसेस को क्वाइटली चलाती रहती है। स्मूथ मसल्स किसके कंट्रोल में होती है, ये समझिए। देखिए, स्मूथ मसल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, यानी कि यह कंप्लीटली इनवॉलेंटरी होती है। और इसके अलावा यह हॉर्मोन्स और लोकल केमिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। देखिए, स्मूथ मसल्स को ब्रेन कॉन्शियसली डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। और इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस भी स्मूथ मसल्स को अफेक्ट करता है और इस वजह से स्ट्रेस की कंडीशन में डायरिया और फियर की कंडीशन में ब्लैडर कंट्रोल का लॉस होना, ये चीज़ें होती है। देखिए, जब स्मूथ मसल्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अस्थमा, इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल होती है उसमें स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म यानी कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और जो दूसरी कंडीशन बनती है हाइपरटेंशन, इसमें जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स के चारों ओर जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो टेंस हो जाती है और इस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी कि अगर स्मूथ मसल फेल होती है तब आप में फंक्शनल डिसऑर्डर्स होंगे, वो भी बिना किसी विजिबल डैमेज के। कार्डियक मसल, देखिए कार्डियक मसल्स को लाइफ लॉन्ग और नेवर रेस्टिंग मसल्स बोलते हैं। देखिए, जो कार्डियक मसल होती है इसमें स्ट्राइएशंस होते हैं, यानी कि इस तरह की ये धारियाँ। और इसमें ब्रांचेज होती हैं ताकि ये फोर्स को स्प्रेड कर सके। और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है एक मसल फाइबर में। और इसके साथ इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्यों होती है? क्योंकि जो हार्ट होता है उसको एक सिंगल यूनिट की तरह काम करना होता है। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये इसकी इलेक्ट्रिकल कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखती है और हार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। देखिए, कार्डियक मसल का काम होता है ब्लड को पंप करना और इसकी रिदम को मेंटेन करना और लाइफ टाइम बिना रुके काम करते रहना। अब देखिए, ये जो मसल्स होती हैं यह न तो वॉलेंटरी होती है और न ही ऑटोनॉमिक, बल्कि यह सेल्फ एक्साइटेबल होती है। यानी कि हार्ट खुद धड़कता है और जो ब्रेन है वह सिर्फ इसकी स्पीड को एडजस्ट करता है। देखिए, जो हार्ट की मैकेनिज्म है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली पेस मेकर सेल्स, दूसरी ऑटोनॉमिक मॉड्यूलेशन और तीसरी हार्मोनल इन्फ्लुएंस। देखिए, पेस मेकर सेल्स वे सेल्स होती हैं जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती हैं, जिस वजह से
हार्ट धड़कना स्टार्ट होता है। और इसके अलावा ऑटोनोमिक मॉड्यूलेशन यानी कि स्टेट ऑफ माइंड और हार्मोनल इन्फ्लुएंस, इस वजह से जब एक्सरसाइज करते हैं तब हार्ट तेज धड़कता है, स्लीप में स्लो और स्ट्रेस में इर्रेगुलर होता है। देखिए, जब कार्डियक मसल फेल होती है तब तीन तरह की कंडीशन बनती है: इन्फ्रैक्शन, एरिथमिया और हार्ट फेलियर। इन्फ्रैक्शन यानी कि जब मसल सेल डेड हो जाती है, और एरिथमिया यानी कि जब इसकी रिदम मेंटेन नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रिकल फेलियर। और तीसरी कंडीशन हार्ट फेलियर, यानी कि जब हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है, और क्योंकि कार्डियक मसल्स खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती, इसलिए इसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी मुश्किल होता है। अब तक हमने तीनों मसल्स को ऊपर ऊपर से पढ़ा है। अब इसके कंट्रोल मैकेनिज्म को समझिए। देखिए, हर मसल को कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है, और जो तीनों टाइप्स की जो मसल्स हैं उनका कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होता है, क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं। अगर कंट्रोल गलत हो तो अगर मसल स्ट्रॉन्ग भी है तब भी वह यूजलेस होगी, या तो वह बिना रीज़न के कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, या कि फिर बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं। अब समझिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते क्या हैं। देखिए, स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंटरी होती है। इसका मतलब कि ब्रेन को इसे डायरेक्ट कमांड देनी होती है, और ब्रेन और मसल्स के बीच में जो उसका मीटिंग पॉइंट है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। यानी कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो मीटिंग पॉइंट है वह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के कंट्रोल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, ये है मोटर न्यूरॉन और ये है मसल, और इनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जहाँ पर न्यूरॉन के जो एक्सोन टर्मिनल्स हैं वो मसल से अटैच होते हैं। तो इसमें पहला स्टेप होता है जब ब्रेन से सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ मसल्स तक पहुंचता है। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है जो नर्व एंडिंग होती है, एक्सोन टर्मिनल पर जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ पर एसिटिल कोलाइन का रिलीज होना। देखिए, ये है न्यूरॉन एंडिंग, और यहाँ पर एसीएच रिलीज होता है, एसिटिल कोलाइन। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है, ये जो एसीएच है यह मसल मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलोमा पर बाइंड करता है। यह यहाँ से रिलीज होकर सार्कोलोमा यानी कि जो मसल सरफेस है यहाँ पर बाइंड करता है। फोर्थ स्टेप है मसल एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना। जब यह यहाँ पर बाइंड करता है तब इस मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उसके बाद पांचवा स्टेप है, इसके अंदर कैल्शियम रिलीज होता है, और यह कैल्शियम जो इसके प्रोटीन्स है एक्टिन और मायोसिन उनके बीच में इंटरेक्शन करवाता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये एक दूसरे के पास आते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और यह पूरा का पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड में होता है, इसलिए स्केलेटल मसल फास्ट होती है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के दो डिसऑर्डर्स को समझिए। पहला है माइस्थीनिया ग्रेविस और दूसरा है
बोटुलिनम टॉक्सिन। अब देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस में जो ACH रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि ये जो ACH रिसेप्टर है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस वजह से जो मसल है वो वीक हो जाती है और उसमें फटीग जल्दी होता है, यानी कि वो जल्दी थक जाती है। दूसरी जो कंडीशन है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन। इसमें क्या होता है कि ये जो ACH रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं और इस वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। देखिए इसमें मसल्स तो नॉर्मल होती है और नर्व भी नॉर्मल होती है, लेकिन इनके बीच का जो जंक्शन है इसमें दिक्कत आती है। देखिए इस लाइन के नीचे बोट्यूलिनम टॉक्सिन्स की कंडीशन बताई गई है। देखिए यहाँ पर तो नॉर्मल नर्व इम्पल्स आता है, ACH रिलीज होता है, यहाँ तक पहुँचता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जो ACH है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है बोटुलिनम टॉक्सिन A की वजह से, और यहाँ पर ACH रिलीज ही नहीं हो पाता और इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती। देखिए अभी हमने स्केलेटल मसल के कंट्रोल मैकेनिज्म को पढ़ा है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू होता है। अब हम स्मूथ मसल्स के कंट्रोल को समझेंगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अब ये समझिए कि जो स्मूथ मसल्स होती है उनको ऑटोनॉमिक कंट्रोल की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखिए क्योंकि डाइजेशन या ब्लड प्रेशर या यूरिनेशन या कि फिर चाइल्ड बर्थ, ये सारे के सारे काम सोचकर नहीं किए जा सकते। इसलिए स्मूथ मसल को अनकॉन्शियस कंट्रोल चाहिए, न कि कॉन्शियस कंट्रोल। इसलिए स्मूथ मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। देखिए जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है वह स्लो होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और यह स्मूथ मसल्स को कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के पाथवेज होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक पाथवे है वो यह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करता है, यानी कि जब हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन को संभालना होता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होता है, और जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में होते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होता है। जैसे कि अगर बात करें गट स्मूथ मसल्स की, तो सिंपैथेटिक जो पाथवे होगा वो इसको रिलैक्स करेगा और पैरासिम्पैथेटिक जो पाथवे होगा वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होगा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको डायलेट करेगा। अब कार्डियक मसल्स के कंट्रोल को समझते हैं। इसको पेस मेकर कंट्रोल करता है। अब देखिए हार्ट को एक अलग कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। हार्ट जो है वह ब्रेन के कमांड का वेट क्यों नहीं करता, यानी कि यह ब्रेन के कंट्रोल में क्यों नहीं है। तो देखिए जो ब्रेन होता है वह आपका सो सकता है और जो नर्व्स है वह डैमेज हो सकती है, पर हार्ट को इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहिए और इसलिए नेचर ने इसके लिए पेसमेकर सिस्टम बनाया। देखिए जो पेसमेकर सेल्स होती है वो ऐसे नोड में होती है और ये सेल्स सेल्फ एक्साइटेबल होती है और इसके साथ ये ऑटोमेटिक डीपोलराइजेशन करती है। इन्हें किसी नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको ऑटोमेटिसिटी बोलते हैं।
अब समझिए कि पेसमेकर काम कैसे करता है। देखिए, जो इसका एसए नोड है, यानी कि साइनोएट्रियल नोड, यह प्राइमरी पेसमेकर होता है और यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड में जाते हैं। एवी नोड यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यह सेकेंडरी पेसमेकर कहलाता है और यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यह सीक्वेंस लाइफ लॉन्ग रिपीट होता है और इससे रिदम जो है वह मेंटेन होती है और इस रिदम के बिगड़ने को ही एरिथमिया बोलते हैं। एवी नोड से जो सिग्नल है वह बंडल ऑफ हिज में जाता है और उसके बाद यह पुरकिंजे फाइबर्स में स्प्रेड होता है और एवी नोड से डायरेक्ट सिग्नल ये बोल्ट्जमैन्स बंडल्स में जाते हैं। हार्ट के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल होता है उसको समझते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से हार्ट को अफेक्ट करता है। देखिए, वैसे तो हार्ट इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि यह ब्रेन से रेगुलेट नहीं होता, लेकिन ब्रेन के जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हार्ट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उस समय आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट ये एक्टिव होता है तब हार्ट रेट स्लो होती है। यानी कि ब्रेन हार्ट को कंट्रोल तो नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं मॉड्यूलेट ज़रूर करता है। देखिए, जब ऐसे नोड फेल होता है उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं और इस वजह से जो सिग्नल का कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। इस कंडीशन को एरिथमिया बोलते हैं, यानी कि रिदम का न होना एरिथमिया। और इसके लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। यह आर्टिफिशियल पेसमेकर बिल्कुल आपके नेचुरल पेसमेकर की ही तरह इम्पल्स को जनरेट करने का काम करते हैं और हार्ट को बीट करवाते हैं। देखिए, जो मसल्स होती है वो एक लिविंग और डायनेमिक टिश्यू होता है। यह काम भी करती है, यह थकती भी है, खुद को बदलती भी है और हालात के हिसाब से ढल भी जाती है और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फटीग एंड एडेप्टेशन। देखिए, अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप ये भी समझ जाओगे कि खिलाड़ी की जो मसल्स होती है वह बड़ी क्यों होती है और जो बेड रिडन पेशेंट होता है उसकी मसल्स क्यों गल जाती है और पैरालिसिस में मसल्स सूख क्यों जाती है। अब सबसे पहले फटीग को समझो। देखिए, मसल फटीग यानी कि मसल्स के अपने जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको मेंटेन करने की एबिलिटी में कमी हो जाना। यानी कि अब जो मसल्स है वह उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाती जितनी की उसको ज़रूरत है। यानी कि जो मसल्स है वह अभी डेड भी नहीं हुई है और पैरालाइज्ड भी नहीं हुई है, लेकिन एनर्जी ख़त्म हो गई है उसकी। इस चीज़ को समझिए कि मसल फटीग आखिर होता क्यों है। इसके मेनली 3 कारण होते हैं: एटीपी, लैक्टिक एसिड और आयरन का इम्बैलेंस होना। देखिए, जो एटीपी की कमी है ये मसल फटीग का सबसे बड़ा कारण होता है। अब देखिए, मसल्स जो है बिना एटीपी के तो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं है। मायोसिन हेड को डिटैच होने के लिए और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन साइकिल के लिए एटीपी चाहिए होती है। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली जाए तो रेस्ट कम होगा, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज और रेस्ट कम हो तो एटीपी ख़त्म हो जाती है और इससे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है। इसलिए एनर्जी के ख़त्म होने पर मसल थक जाती है।
अब दूसरा कारण है लैक्टिक एसिड का जमा होना। अब इसको समझिए। देखिए, हैवी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन कम पड़ जाती है और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी कि बिना एयर या बिना ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और जो लैक्टिक एसिड होता है यह मसल्स के पीएच को गिराता है, जिससे कि एंजाइम्स स्लो हो जाते हैं और उसके बाद पेन और बर्निंग सेंसेशन होती है। यही कारण होता है कि स्प्रिंट के बाद जो एथलीट्स होते हैं उनके पैर जलने लगते हैं। स्प्रिंट यानी कि 100, 200 या 400 मीटर की एक दौड़। तो जब ये स्प्रिंट लगाते हैं एथलीट्स तो उसके बाद उनके पैर जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हैवी एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उनके मसल्स में स्टिफनेस आती है। देखिए, सोडियम, पोटेशियम और जो कैल्शियम आयंस होते हैं इनका मसल कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ता है तो कैल्शियम ठीक से रिलीज नहीं होगा, और अगर कैल्शियम ठीक से रिलीज नहीं होगा तो जो सिग्नल है वह सही से ट्रैवल नहीं कर पाएगा और मसल्स है वो वीक रिस्पॉन्स देगी। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जो ओवर ट्रेंड एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, क्योंकि रिपीटेड यूज़ पर मसल्स जल्दी थकने लगती है, यानी कि माइस्थीनिया ग्रेविस। और इस वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है इससे वीकनेस और क्रैम्प्स आते हैं और जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस गिरती है। देखिए, मसल्स वर्कलोड के हिसाब से अपने साइज और अपने स्ट्रेंथ को बदलती है। इसी को ही मसल एडेप्टेशन बोलते हैं। देखिए, मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल्स फाइबर के साइज का बढ़ जाना। देखिए, यहाँ पर नई फाइबर्स नहीं बनती है, बल्कि जो पुरानी होती है वही मोटी होती है। यानी कि जो मसल्स फाइबर्स हैं ये डिवाइड नहीं करते, बस इनका साइज बढ़ता है। अब हाइपरट्रॉफी होती कैसे है? देखिए, जब हम कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर कोई फिजिकल लोड बढ़ता है, तब मसल्स को सिग्नल मिलता है कि हमें ज़्यादा ताकत चाहिए और इस वजह से ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है। एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट बढ़ते हैं और मसल मोटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग में लागू होता है। अब हाइपरट्रॉफी के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को भी समझिए। देखिए, ये जो हाइपरट्रॉफी है ये एथलीट्स में काफ़ी बेनिफिशियल है, पर हार्ट में यह पैथोलॉजिकल डैमेज या पैथोलॉजिकल डिजीज पैदा कर सकती है। जैसे हाइपरटेंशन की कंडीशन में कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में हार्ट के जो मसल्स फाइबर हैं ये बड़े होने लगते हैं साइज में, इसलिए हर हाइपरट्रॉफी अच्छी नहीं होती। देखिए, एट्रोफी का मतलब होता है मसल फाइबर्स के साइज का कम होना। इसमें मसल्स कमज़ोर, पतली और सॉफ्ट हो जाती है। और एट्रोफी के कुछ एक दो कारण हैं। जैसे पहला है डिसयूज एट्रोफी, यानी कि एट्रोफी जो मसल्स है उसको काम ही नहीं मिल रहा है। बेड रेड पेशेंट या प्लास्टर या कि फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली। इसमें मसल्स को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इस वजह से इसके जो प्रोटीन्स होते हैं इनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। जो फाइबर्स होते हैं उनका साइज घटने लगता है। और जो दूसरी कंडीशन है वो है डीनर्वेशन एट्रोफी, यानी कि अगर नर्व सप्लाई ही कट गई हो, जैसे कि स्ट्रोक में या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या पेरिफेरल नर्व डैमेज में, इसमें मसल्स को कमांड ही नहीं मिलती और इस वजह से रैपिड और सीवियर एट्रोफी होती है और यह सबसे डेंजरस टाइप ऑफ एट्रोफी है।
देखिए, मसल प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चेंज होती है। जैसे कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो यह अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे यानी कि इमोबिलाइजेशन की कंडीशन होगी, तब इसमें डिजीज जनरेट होंगे।